हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है केमिस्ट्री एंड फिजिक्स बाय राहुल रॉय। आज की वीडियो में हम क्लास 9th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और ये चैप्टर जो क्लास +1 है उसका ही फर्स्ट चैप्टर का बेस है। तो ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को स्किप करके ना देखें। अगर आप ये वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको कुछ भी चैप्टर समझ नहीं आएगा, और वैसे देखेंगे आप पूरी कंप्लीट वीडियो देखिए, बहुत शॉर्ट वीडियो है और आपको चैप्टर अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। सबसे पहले, जैसे चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे चारों तरफ मैटर। तो सबसे पहले मैटर को समझते हैं। मैटर क्या होता है? एवरीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस इज नोन एज मैटर। कोई भी चीज़ जिसके पास कुछ मास हो और वो कुछ जगह घेरती हो उसे क्या बोलते हैं? मैटर कहते हैं। जैसे एक चेयर है, चेयर का कुछ मास होता है और चेयर कुछ जगह घेरती है, तो ये क्या हुआ? मैटर। वैसे ऑक्सीजन जो गैस होगी वो भी मैटर होती है। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन गैस जो है जितनी जगह ऑक्यूपाई करेगी तो उस जगह में उसका क्या मास होगा, या वो जगह भी ऑक्यूपाई करेगी। एक और एग्जांपल लेके मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन गैस को हमने बैलून में भर दिया, तो जो बैलून है वो जितनी जगह कवर कर रहा है और उसका जितना मास होगा तो वो मैटर कहलाएगा। तो ऑक्सीजन क्या होगी? मैटर। वैसे ही वाटर, वाटर भी क्या होगा? मैटर होगा। नेक्स्ट आता है, मैटर को डिवाइड किया गया है फिजिकली और केमिकली। फिजिकली मतलब फिजिकल, किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो हमें सिंपल आंखों से दिखाई देती है, जो नेक्ड आई से हमें दिखाई देती है। और केमिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो हमें सिंपल आंखों से या नेक्ड आई से नहीं दिखाई देती। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि आग का जलना। आग जब जलती है तो वो येलो कलर की दिखाई देती है, तो वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जो हमें सिंपल आंखों से दिखाई देती है। अब आग जब जल रही है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रहा है, ऑक्सीजन भी है उसके अंदर, तो वो हमें सिंपल आंखों से, हम आग को देखते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन नहीं दिखती, तो वो केमिकल प्रॉपर्टी होगी। तो इसी के लिए फिजिकली जो मैटर होता है वो 4 तरह का होता है। पहला होता है सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस और चौथा प्लाज्मा। अब किसी चीज़ को हम देख के पता लगा सकते हैं कि वो सॉलिड है कि लिक्विड है या गैस है। केमिकली, जैसे मैंने बताया, केमिकली मैटर 3 तरह का होता है, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। तो इस चैप्टर के अंदर हम फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब फिजिकल जो है, फिजिकली जो मैटर है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो केमिकली जो मैटर है वो चैप्टर 2 में है, तो जब हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये चीज़ हम पढ़ेंगे। तो हम आगे पढ़ते हैं फिजिकली। तो फिजिकली में सबसे पहले सॉलिड। तो सॉलिड क्या होता है? सॉलिड में बी डिफाइंड एज दैट स्टेट ऑफ मैटर विच हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। तो मैं यहाँ पे जो डेफिनेशन में इसकी एक एक की बोलने जा रहा हूँ, तो आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं और अपने नोट्स भी बना सकते हैं। तो सॉलिड मैटर की वो स्टेट होती है जिसका एक डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होती है। मतलब शेप और वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है। जैसे ब्रिक, एक जो ईंट है, ईंट एक पर्टिकुलर जगह ही घेरेगा और उसकी शेप भी क्या होगी? फिक्स होगी। इसे वुडन ब्लॉक हो गया, एक वुड का पीस हो गया है, वुडन ब्लॉक हो गया, वो भी एक फिक्स जगह घेरेगा, उसकी फिक्स शेप होगी। इसी तरीके से जो चेयर है, चेयर भी एक फिक्स जगह ही घेरेगा और उसकी फिक्स शेप होगी। इसलिए ये सारे क्या है? सॉलिड है। अब लिक्विड क्या है? लिक्विड में बी डिफाइंड एज दैट स्टेट ऑफ मैटर विच हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट इनडेफिनेट शेप। जो लिक्विड होता है तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो तो डेफिनेट होता है, लेकिन शेप इनडेफिनेट होती है। जैसे पानी है, पानी को बोतल में डालोगे बोतल की शेप ले लेगा, जग में डालोगे जग की शेप ले लेगा, ग्लास में डालोगे ग्लास की शेप ले लेगा। तो इसकी जो शेप होती है इनडेफिनेट होती है, लेकिन जो वॉल्यूम, जो जितनी जगह घेरेगा वो क्या रहेगा? सेम। चाहे आप ग्लास में डाल दीजिए, चाहे बोतल में डाल दीजिए, चाहे आप किसी में डाल दीजिए, जो उसका वॉल्यूम होगा वो क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। इसी तरीके से गैस जो है, गैस may be defined as that state of matter which have indefinite volume as well as indefinite shape। तो जो गैस है मैटर की वो स्टेट होती है जिसका इनडेफिनेट वॉल्यूम होता है और शेप भी क्या होती है? इनडेफिनेट। अब मेरे कहने का मतलब, अब देखिए शेप तो इनडेफिनेट आप समझ ही गए होगे। गैस को गुब्बारे में, बैलून में भरोगे बैलून की शेप ले लेगा, बोतल में भरोगे बोतल की शेप में ले लेगा, जिस भी चीज़ में भरोगे उसकी शेप ले लेगा। लेकिन वॉल्यूम की बात करते हैं तो गैस का वॉल्यूम भी क्या होता है? इनडेफिनेट होता है। जैसे मान लीजिए, आपको मैं थोड़ा समझाया, तो जैसे मान लीजिए एक छोटा कमरा है, छोटे कमरे में आपने इस कोने में गैस, यहाँ पे कोई सेंट की स्प्रे करी या कोई भी गैस यहाँ पे सिलेंडर खोल दिया, तो ये गैस जो है ये कमरे के एक एक कोने तक पहुँच जाएगी। चाहे आप इसे कमरा और बड़ा कर दो,
चाहे कमरा और बड़ा कर दो, ये गैस जो है हर एक कोने में पहुंच जाएगी। तो जो इसका वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, इनडेफिनिट होगा, और शेप भी क्या होगी, इनडेफिनिट। लेकिन लिक्विड में मैंने बोला जैसे डेफिनेट वॉल्यूम था, जैसे मान लीजिए आपके पास 1 गिलास पानी है, तो उस कमरे में अगर आप फर्श पे डालेंगे तो 1 गिलास पानी पूरे कमरे में नहीं आएगा, वो जितना उसका वॉल्यूम होगा उतनी ही जगह को वो क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा। इसलिए लिक्विड का वॉल्यूम क्या होता है, डेफिनेट होता है। आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आता है पार्टिकल ऑफ मैटर। पार्टिकल ऑफ मैटर का मतलब होता है वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जिससे मैटर मिलके बना है, जिससे मैटर बना है। जैसे आयरन है, अब एक आयरन है तो आयरन किससे बना है, आयरन के एटम से। प्लास्टिक है, जो प्लास्टिक किससे मिलके बना है, प्लास्टिक के एटम से। वाटर जो है, वाटर किससे मिलके बना है, मोलिक्यूल ऑफ वाटर से, H2O से। तो मेरे कहने का मतलब ये है, तो जो कंस्टिट्यूएंट, ये जो आयरन के एटम हो गए, प्लास्टिक के एटम हो गए, ये मोलिक्यूल हो गए H2O वाटर के, तो ये पार्टिकल ऑफ द मैटर कहलाएंगे। इसी तरीके से अब प्रॉपर्टीज आती है, प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। पार्टिकल ऑफ मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहले आता है इंटर पार्टिकल स्पेस। इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज स्पेस बिटवीन टू कंजुगेटिव पार्टिकल ऑफ मैटर। जैसे मान लीजिए एक ये मैटर है, इसके अंदर ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो ये दो, कोई भी दो जो कंस्टिट्यूएंट लगातार जो कोई भी दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, उनके बीच का जो स्पेस होगा वो इंटर पार्टिकल स्पेस होगा। तो ऑर्डर क्या होगा इंटर पार्टिकल स्पेस का, तो सबसे ज़्यादा ये स्पेस किस में होगा, गैस में। आपको पता है ये गैस के पार्टिकल ऐसे रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, तो ये गैस के अंदर स्पेस सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम होता है, और सॉलिड में ये स्पेस कम होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास ये है, ये सॉलिड है, अगर इसके अंदर हम ऐसे पेन डाल रहे हैं या उंगली घुसा रहे हैं तो उंगली घुसेगी नहीं, क्योंकि इसके अंदर स्पेस क्या है, बहुत कम है, ना के बराबर है। उसी तरीके से लेकिन जो लिक्विड में अगर हम ऐसे उंगली घुसाते हैं तो वो लिक्विड में या गैस में उंगली घुस जाएगी, क्योंकि इसमें इंटर पार्टिकल स्पेस क्या है, ज़्यादा है। अब जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन आता है कि भाई जो एक डाइवर होता है वो अपना ईजिली हैंड मूव करता है पानी के अंदर, तो इसका कारण क्या होगा। डाइवर वो होते हैं जो पानी में तैरते हैं, गोताखोर बोलते हैं उन्हें। तो वो जो डाइवर्स होते हैं वो पानी में अपना हाथ इजीली मूव इसलिए कर सकते हैं क्योंकि जो पानी होता है उसके अंदर इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होता है, इसीलिए वो अपना हाथ उसमें आसानी से मूव करते हैं। नेक्स्ट आता है, दूसरी प्रॉपर्टी है पार्टिकल ऑफ मैटर की, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ये वो फोर्स होती है जिससे एक मैटर का एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को होल्ड करके रखता है। इट इज द फोर्स बाय विच वन पार्टिकल ऑफ द मैटर होल्ड्स द अदर पार्टिकल। कहता है जैसे मान लीजिए जैसे ये दो है, ये दो पार्टिकल मैटर के, इनके बीच में किस फोर्स से जुड़े हुए हैं, वो होगा इंटर पार्टिकल फोर्स। अब जो ऑर्डर है इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। अब जो सॉलिड है, आप जैसे मान लीजिए आपको पता ही है ये पेन है, ये सॉलिड है, तो इसका जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम इसके अंदर से हाथ लेके नहीं जा सकते, बिल्कुल टाइटली पैक्ड है। इसी तरीके से जो लिक्विड होता है उसके अंदर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के कंपेयर में कम होता है, वीक होता है, इसलिए हम उसके अंदर से हाथ ले जा सकते हैं। लेकिन गैस में जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो सबसे वीक होती है, इसलिए गैस में जब हम जैसे मान लीजिए हम कहीं पे चल रहे हैं, हवा में चल रहे हैं, तो हवा हमारे पे लगती है तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता हमारे ऊपर, हम आराम से चल रहे होते हैं, ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अगर वही हम लिक्विड में चलेंगे, पानी में चलेंगे, तो जब हम पानी में चलेंगे तो हमें चलना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनके जो पार्टिकल है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू गैस को। तो नेक्स्ट आता है आपके पास, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। किसी ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी उसके मोशन के द्वारा, जब वो मोशन में है उसके पास जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। जैसे एक मूविंग फैन, एक पंखा मूव कर रहा है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। एक कार मूव कर रही है, हवा बह रही है, पानी फ्लो कर रहा है, इनके पास सबके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। अब जो ऑर्डर देखते हैं, अब काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल ऑफ मैटर में देखिएगा, ऑर्डर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो देखिए गैस के जो पार्टिकल है वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, लगातार मूव कर रहे होते हैं, तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। लिक्विड के उससे कम मूव करते हैं, इसलिए उसके पास काइनेटिक एनर्जी उससे कम होते हैं। सॉलिड के जो पार्टिकल है वो मूव ही नहीं करते हैं, ना के बराबर मूव करते हैं, इसीलिए उनके पास काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होती है। अब डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास ओवर वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास की यूनिट होती है किलोग्राम, वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब। वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो लेंथ भी मीटर में, ब्रेथ भी मीटर में, हाइट भी, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब। ये ऊपर जाएगा तो मीटर की पावर -3, ये ऐसा यूनिट होगी इसकी।
डेंसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन, एक तरीके से कि कौन गाढ़ा है। तो अगर ऑर्डर ऑफ डेंसिटी तो सॉलिड सबसे ज़्यादा डेंसर होगा, सबसे ज़्यादा गाढ़ा सॉलिड होगा, फिर लिक्विड होगा, फिर गैस होगा। मान लीजिए इसमें कमेंट करने के लिए भी आता है, इन सब प्रॉपर्टी पे कमेंट करने में जो भी बताई है मैंने, जैसे डेंसिटी पे कमेंट करो तो हम कहेंगे सॉलिड हैव मैक्सिमम डेंसिटी एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसेस, ये कमेंट हो गया इसमें। इसी तरीके से रिजिडिटी क्या होता है, रिजिडिटी ये भी एक और प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी होती है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इन विच डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल ऑफ मैटर रिमेन सेम अंडर द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। कहने का मतलब है रिजिडिटी वो प्रॉपर्टी होती है मैटर की जिसके अंदर हम फोर्स लगाएं और मैटर की स्टेट चेंज ना हो, मतलब मैटर की शेप चेंज ना हो, स्टेट नहीं शेप, मैटर की शेप चेंज ना हो, तो वो क्या होगी, रिजिडिटी प्रॉपर्टी में आएगी, वो रिजिड कहलाएगी। जैसे मान लीजिए जो जो आयरन होता है वो नियरली रिजिड बॉडी के बराबर होता है। ऐसे कोई भी बॉडी परफेक्टली रिजिड बॉडी नहीं होती, लेकिन जो आयरन ब्लॉक होता है ये नियरली रिजिड बॉडी के बराबर होता है, तो उसे रिजिड बॉडी कहते हैं। तो जो रिजिडिटी होगी सबसे ज़्यादा, देखो अब रिजिडिटी सबसे ज़्यादा किस में है, सॉलिड में, तो लिक्विड में उससे कम है, गैस में सबसे कम है। तो कमेंट करेंगे रिजिडिटी पे, तो सॉलिड हैव रिजिडिटी वेयर एज लिक्विड एंड गैसेज हैव लीस्ट रिजिडिटी। उसी तरीके से कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, अब कंप्रेसिबिलिटी ये लास्ट पार्टिकल ऑफ मैटर की प्रॉपर्टी है। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, मतलब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं या फोर्स लगा रहे हैं और उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो वो कंप्रेसिबल कहलाएगा, अदरवाइज कंप्रेसिबल नहीं कहलाएगा। तो सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल क्या होगा, आपको पता ही है, गैस सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल होगा, लिक्विड उससे कम होगा और सॉलिड सबसे कम होगा। तो कंप्रेसिबिलिटी पे भी कमेंट आप इसी तरीके से कर देंगे कि गैसेज आर कंप्रेसिबल वेयर एज सॉलिड एंड लिक्विड आर इनकंप्रेसिबल। नेक्स्ट आता है कन्वर्जन ऑफ वन स्टेट ऑफ मैटर इनटू अनदर। अब एक स्टेट ऑफ मैटर का दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होना, बड़े आसान तरीके से आप समझ लेंगे। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज नोन एज मेल्टिंग। एक होता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट इट इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। ये वो टेम्परेचर होता है जिसपे कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। जैसे ये सबका अलग अलग होता है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आइस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होती है, मेल्ट होती है। उसी तरीके से लिक्विड से गैस, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज नोन एज बॉइलिंग। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को बॉइलिंग भी बोलते हैं या वेपोराइजेशन भी बोलते हैं। और एक होता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये वो टेम्परेचर होता है, इट इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस। ये वो टेम्परेचर होता है जिसमें लिक्विड गैस में कन्वर्ट करता है। जैसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस। वैसे ही आता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस। सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होना विदाउट लिक्विड में चेंज हुए, लिक्विड में नहीं चेंज होना, सीधे सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का एग्जांपल मैं आपको जनरल लाइफ का बता दूं, जैसे ओडोनिल देखते हैं हम हमारे बाथरूम वगैरह में होता है। जो ओडोनिल होती है वो एक सॉलिड टिकिया होती है, इस तरीके से होती है, सॉलिड होती है। तो क्या इसको हम बाथरूम में रख देते हैं और कुछ देर बाद, 30 दिन बाद, 35 दिन बाद ये बिल्कुल खत्म हो जाती है, यानी ये सॉलिड होती है, डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होती है, गैस में। तो ये खुशबू फैलाती रहती है और इसी तरीके से ये बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए किस में कन्वर्ट होती है, गैस में। वैसी टॉयलेट बॉल्स होती है, आप मॉल वगैरह में जाते हैं जहाँ पे हम टॉयलेट करते हैं तो वहाँ पे कलरफुल बॉल्स होती है जो कि खुशबू का काम करती है, तो वो टॉयलेट बॉल्स भी सबलाइम होती है। वैसे ही एक अमोनियम क्लोराइड होता है, ये भी क्या होता है, सबलाइम होता है। इसी तरीके से नेक्स्ट आता है, अभी हमने ये फॉरवर्ड प्रोसेस पढ़े, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, सॉलिड से डायरेक्टली गैस। अब रिवर्स प्रोसेस पढ़ेंगे, पहले पढ़ा सॉलिड से लिक्विड, अब पढ़ेंगे लिक्विड से सॉलिड। अब देखिए, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को बोलते हैं फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। अब फ्रीजिंग देखिए, जैसे हम वाटर लेते हैं, वाटर को फ्रीज में रख देते हैं तो बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो फ्रीजिंग होता है। क्या होता है, फ्रीजिंग। तो एक होता है फ्रीजिंग पॉइंट, जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का वो भी क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसके बारे में समझाऊंगा। देखो, मेल्टिंग पॉइंट आइस का भी 0 डिग्री सेल्सियस है और फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का भी क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है। ये ऐसा क्यों है, ये आगे जाके चैप्टर में आपको बताऊंगा मैं। आगे आता है, पहले हमने लिक्विड से गैस पढ़ा था, अब गैस से लिक्विड। गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। तो इसमें होता क्या है, जैसे मैं आपको कंडेंसेशन का बहुत जनरल एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आप घर में ठंडे पानी, आपने ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक गिलास में डाली,
तो आपने ठंडे पानी या कोल्ड ड्रिंक ग्लास में डाली और आप अक्सर देखते हैं ग्लास के बाहर यहाँ पे ये पानी की बूंदें आ जाती है। ये पानी कहाँ से आया कि जब ये आपने ग्लास में, ध्यान दीजिएगा, जब ग्लास में ये ठंडी चीज़ डाली, कोल्ड ड्रिंक डाली, तो जो आसपास की एयर थी, ग्लास के आसपास की एयर थी, वो इसके कांटेक्ट में आई ग्लास के, और वो कंडेंस होकर किस में कन्वर्ट होगी, लिक्विड में, और वो बाहर से गिरने लगी। तो आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपको ये समझ आया होगा। इसी तरीके से कोल्ड ड्रिंक के बोतल वगैरह में जो ठंडी चीज़ें होती है उसकी बाहर ऐसा पानी हमें दिखाई देता है अक्सर। नेक्स्ट आता है गैस टू सॉलिड। गैस से डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को बोलते हैं डिपोजिशन। क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। डिपोजिशन या अमोनियम क्लोराइड की मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक चाइना डिश है, चाइना डिश में अमोनियम क्लोराइड रखा और इसको हमने हीट करना शुरू किया और उसके ऊपर इन्वर्टेड कोनिकल फ्लास्क, उल्टा कोनिकल फ्लास्क रख दिया यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे हमने कॉटन प्लग कर दी, कॉटन यहाँ पे लगा दी। जब हम इसको हीट करेंगे तो ये अमोनियम क्लोराइड होता है, ये सबलाइम होता है, यानी डायरेक्टली सॉलिड से किस में कन्वर्ट होगा? गैस में। तो जब ये गैस में कन्वर्ट होगा तो ऊपर जाएगा, तो जैसे ही ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके इसको ऊपर जाने की जगह तो है नहीं, तो ये जो इसकी वॉल्स है, कोनिकल फ्लास्क है, इसकी वॉल्स पे जाके ये दोबारा क्या हो जाएगा? डिपॉजिट हो जाएगा, दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में। तो गैस, देखिए अमोनियम क्लोराइड पहले गैस में कन्वर्ट हुई, गैस से दोबारा किस में होगी? सॉलिड में कन्वर्ट होगी, तो ये डिपॉजिट होगी इसकी लाइनिंग पे। तो ये क्या हो गया? प्रोसेस क्या हो गया? डिपोजिशन। कि गैस से डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। इसी तरीके से एक आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर इट इज डिफाइंड एज द फिजिकल क्वांटिटी विच मेजर्स डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। टेम्परेचर वो फिजिकल क्वांटिटी है जो ये बताता है कि कोई चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, वो टेम्परेचर बताता है। तो कहने का मतलब है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट है वो है केल्विन, और टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में भी नापते हैं और फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट में भी नापते हैं। तो इसके बारे में आगे समझेंगे अच्छी तरह से। कहता है कन्वर्जन, कहते हैं सबसे पहले कन्वर्जन ऑफ डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। अगर हमें डिग्री सेल्सियस टू केल्विन में बदलना है तो केल्विन में बदलने का फार्मूला है केल्विन इज इक्वल टू जितना भी डिग्री सेल्सियस दिया उसमें 273 क्या कर देना है? ऐड कर देना है। पर एक्चुअली +1 में हम क्या, अगर आप आगे हायर क्लासेस में जाओगे तो इसमें 273.15 होता है एक्चुअल प्रैक्टिस में, जो इसको प्लस किया जाता है फॉर दिस, बट फॉर 9th क्लास या फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इसको 273 यहाँ पे लिया गया है। तो केल्विन में निकालने का जितना भी डिग्री सेल्सियस दिया उसमें 273 क्या कर दे? प्लस कर दे, तो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे 40 डिग्री सेल्सियस दिया है तो यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस 273 इसमें प्लस कर दिया तो इसको प्लस करके 313 केल्विन आ जाएगा। वैसे ही -110 डिग्री सेल्सियस दिया है तो -110 डिग्री सेल्सियस में 273 प्लस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस करके 163 केल्विन आ जाएगा। इसी तरीके से 0 डिग्री सेल्सियस में 0 + 273 यानी 273 केल्विन आ जाएगा। इसी तरीके से अब ये फार्मूला याद कर दिया तो अगला भी आ जाएगा आपको, केल्विन टू डिग्री सेल्सियस। अभी हमने किया था डिग्री सेल्सियस टू केल्विन, अब केल्विन टू डिग्री सेल्सियस। अब इन्हें अब डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो डिग्री सेल्सियस को इधर रखेंगे, प्लस का इधर जाके माइनस का, तो जो डिग्री सेल्सियस है वो बराबर हो जाएगा केल्विन, ये प्लस के इधर जाके माइनस का 273, यानी केल्विन में से 273 माइनस करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं 273 में से केल्विन माइनस कर देते हैं, तो आप ये फार्मूला याद रखेंगे तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है 500 केल्विन, इसको डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो केल्विन हो गया 500, इसमें से 273 माइनस कर दिया तो 227 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर आ गया। उसी तरीके से 473 केल्विन, तो ये 473 में से 273 क्या कर देंगे? माइनस, जैसे फार्मूले दिया हुआ है, तो 473 में से 273 माइनस करेंगे तो 200 डिग्री सेल्सियस इसका आ गया, मतलब केल्विन से डिग्री सेल्सियस में। इसी तरीके से लास्ट है यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फार्मूला, मतलब डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फार्मूला। तो जो फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है वो 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 होता है। तो याद रखिएगा, तो यहाँ पे मान लीजिए आपको 0 डिग्री सेल्सियस दिया है, इसको फ़ारेनहाइट में करना होता है। फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस कितना है? 0 प्लस 32, 0 इंटू समथिंग है 0 हो गया। यहाँ पे कह रहा है 0 + 32 यानी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से 45 को भी कर लेंगे, तो डिग्री सेल्सियस की जगह क्या लिख देंगे? 45, तो 9/5 इंटू 45 प्लस 32, तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, तो यहाँ पे 32, अब ये 9 9 जा क्या हो गया? 81 प्लस 32 यानी 113 फ़ारेनहाइट। एक आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, जरा समझिएगा। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें बताता है कि जो हमारा बुखार है वो 100 डिग्री है या 102 डिग्री है, तो ये 100 डिग्री या 102 डिग्री वो फ़ारेनहाइट में बताता है, याद रखिएगा। किस में बताता है? फ़ारेनहाइट में, डिग्री सेल्सियस में नहीं बताता, क्योंकि जो 100 डिग्री सेल्सियस है उस पर पानी खौलता है,
उबलने लगता है बिल्कुल बुरी तरीके से। अगर इतना टेम्परेचर तो हमारी बॉडी का होगा नहीं, अगर इस खौलते पानी में अगर हम हाथ डाल दें तो हमारा हाथ जल जाएगा, तो इतना टेम्परेचर तो होगा नहीं। तो याद रखिएगा, जो हम डॉक्टर के पास जाते हैं वो टेम्परेचर हमें फ़ारेनहाइट में बताया जाता है। तो जो हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। याद रखिएगा 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट ये नॉर्मल होता है। और हमारा टेम्परेचर जब बढ़ता है 99 हो गया या 100 हो गया तो हम कुछ ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं। देखो ये तो हमारी नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर है, इसमें थोड़ा सा बढ़ता है तो हम ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो जैसे 99 पे या 100 पे परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा हो जाए टेम्परेचर इससे तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आपको समझ आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी वीडियो बना सकूं। तो ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था, तो सेकंड पार्ट हम जल्दी अगली वीडियो में लेके आएंगे। थैंक यू।